क्यों है? क्योंकि देखिए मराठा तो हारने पीट करके वापस चले गए, दक्षिण को लौट गए। अब्दाली जीत करके फिर वापस अफगान चला गया, तो वहां तो खाली हो गया ना। जो बाद में आगे उत्तर में ब्रिटिश को फायदा मिलेगा वो हम आगे समझेंगे। तो प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं देते, कृषि उद्योग व्यापार कुछ पर ध्यान नहीं देता, कहां से आर्थिक मजबूती आएगा? आर्थिक मजबूती है ही नहीं। खाने को दिक्कत हो जाता था जब सेना लेकर के जा रहे हैं, तो सपोर्ट की जरूरत होता है उनको, तो दिक्कत तो था ना। अब जब दिक्कत है तो है, ये लोग बस लूट के माल खाना चाह रहे थे। अब जब आगरा जाते हैं शिवाजी, तो शिवाजी को ऐसा एहसास होता है कि हमको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, कि बाजीराव प्रथम उस मस्तानी लड़की के मतलब संपर्क में आकर के है, मदिरापान मांस वगैरह से के संपर्क में आता है और वो बीमार पड़ के डेथ हो जाता है उसका। अब यहाँ पर आप समझिए, उस मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही ये दक्षिण का भूभाग, ये भूभाग जो है टूट गया था, विघटन हो गया इसका। तो शिवाजी वहीं पर औरंगजेब के विरोध में आक्रोश जाहिर करता है और विरोध करता है, तो उसको वहीं पर बंदी बना दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो चुका है और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा भारत के अन्य राज्यों ने उठाया। एक बार फिर से भारत में बहुराज्य व्यवस्था कायम हुआ। ये 18वीं सदी की बात है, जिसमें मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा है और उसके विघटन के साथ साथ कई सारे नए नए राज्यों का उद्भव हो रहा है, स्वतंत्र हो रहे हैं। जो राज्य उसके अधीन काम कर रहे थे मुगल साम्राज्य के, वो अपना स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, अपना राज्यों को स्वतंत्र बना रहे हैं। तो एक बार ऐसा फिर से लगता है कि भारत के अंदर फिर से बहुराज्यीय व्यवस्था कायम होता है। उसमें हमने कई सारे राज्यों की बात की थी, जिसमें हमने इन सारे राज्यों को 3 भागों में डिवाइड किया था। एक उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा विद्रोही राज्य और तीसरा परिधि के बाहर के राज्य, यानी मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य जो थे, उसके बारे में हमने बात की। हमने अभी तक उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में बात किया, जिसमें बंगाल, अवध और हैदराबाद आते हैं। फिर हमने विद्रोही राज्य में 4 राज्य बताया था, मराठा, सिख, रुहेला और जाट राज्य, जिसमें हमने जाट राज्य और रुहेला राज्यों को पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। आगे हम लोगों का एक आएगा जो होगा परिधि के बाहर के राज्य, जिसमें त्रावणकोर का राज्य और मैसूर का राज्य हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से स्वतंत्र हुआ। तो एक ओवरव्यू इन सारे राज्यों का जानने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमने बताया भी था कि बंगाल में ज़्यादा कुछ, देखिए डेट से ज़्यादा कुछ मतलब मत रखिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। हमने बंगाल के अंदर बताया था कि किस तरीके से मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र घोषित किया, व्यवहारिक रूप से स्वतंत्रता घोषित किया अपने राज्य का। फिर अलीवर्दी खां आया, जो औपचारिक तरीके से मुगल से स्वतंत्र हो गया। तो उसमें हमने 2 शासक का नाम आपको याद रखने के लिए कहा था। फिर हमने अवध के बारे में बताया, तो अवध में हमने बताया कि शहादत खां, सफदरजंग और शुजाउद्दौला का नाम आप याद रखिए, इसके काम आगे हम लोगों को करना है इसलिए। फिर उसके बाद हमने ये बताया, हैदराबाद में सिर्फ एक का नाम हमने बताया था, चिनकिलिज खां, जिसको मोहम्मद शाह ने, जो मोहम्मद शाह रंगीला था, उसने उसको निजाम उल मुल्क आसिफ जहां का उपाधि दिया था, क्योंकि वो सैयद बंधुओं को ख़त्म करने में मोहम्मद शाह का सपोर्ट किया था। तो आसिफ जहां का उस एक नाम हमने बताया था, जो हैदराबाद में आपको निजाम का नाम याद रखना होगा। फिर हमने जाट राज्य के बारे में बात किया था, उसमें हमने बताया कि किस तरीके से चूड़ामन और बदन सिंह जो शासक थे, जाट राज्य थे, उन्होंने जनरली बदन सिंह के द्वारा ही, क्योंकि चूड़ामन तो लास्ट में सवाई जयसिंह के द्वारा घेरेबंदी में आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन हमने बताया था कि बदन सिंह एक जाट राज्य का स्थापना करते हैं। आगे चल करके सूरजमल जाट आते हैं, जो 1707 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक
अपना शासन करते हैं। उसके बाद जाट राज्य का कहानी खत्म। फिर हमने बताया रूहेला राज्य में हमने बताया कि अफगान का एक शासक था। वो रूहेला जनरली अफगानों का एक मतलब नस्ल था। तो हमने उसके बारे में बात किया था, जो गंगा तट से कुमाऊं तक के एरिया में, तराई वाला जो एरिया होता है, उस इलाके में बहुत ही उपजाऊ एरिया था। वहाँ पर रूहेलों का साम्राज्य था, मतलब एक छोटा सा राज्य था, साम्राज्य नहीं कर सकते उसको। तो इस तरीके से हमने रूहेला राज्य में भी बताया कि अली मोहम्मद खान ने किस तरीके से उसको आज़ाद करवाया, स्वतंत्र करवा दिया था। तो ये कुछ राज्य थे जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो नाम हमने बताया उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आज की जो हमारा क्लास है वो मराठा साम्राज्य के ऊपर है, क्योंकि एक समय ऐसा लगने लगा था कि मराठा जो साम्राज्य है, मराठा जो शक्ति है, वो मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर देगा, मुगल साम्राज्य का विकल्प देगा भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। मुगल साम्राज्य को विस्थापित करके अपने आप को वहाँ पर स्थापित करेगा। लेकिन ये धारणा गलत सिद्ध हुआ, ऐसा नहीं हो सका। क्या कारण रहे थे इसके? कोई भी घटना यदि होता है तो उसका कई सारा कारण होता है, तो वो कारण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी एक अच्छे से, एक व्यापक तरीके से आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य ने अपना उद्भव किया था, लेकिन वो बहुत जल्द ही समाप्त हो गया। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, मराठा साम्राज्य। देखिए, मराठा की यदि हम बात करें, आपको एक मैप दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, एक मैप आप देखिए पहले। देखिए, ये जो इलाका है ना, यहाँ पर शायद क्लियर ना हो आपको, तो आप गूगल पर जा कर के सर्च कीजिएगा 18वीं सदी का भारत, ठीक है, 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया, मैप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, यहाँ पर ये विंध्य रेंज, सतपुरा, सह्याद्री, ये जो इलाका है ना, ये महाराष्ट्र के आसपास वाले जो इलाके हैं। आप सुने होंगे, विंध्याचल का नाम सुने होंगे, विंध्य रेंज, विंध्य पहाड़ियाँ। फिर आप सुने होंगे सतपुरा की पहाड़ी और सह्याद्री का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो पहाड़ी इलाके हैं ना, इस पहाड़ी इलाकों के बीच में एक क्षेत्र था जिसका नाम था मराठवाड़ा क्षेत्र, ठीक है, मराठवाड़ा क्षेत्र। मराठवाड़ा क्षेत्र इसी को कहते थे। यहाँ पर जमींदार लोग जनरली रहते। ये समृद्ध क्षेत्र नहीं था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, तो खेती तो मतलब अच्छी तरीके से होने से रहा, खेती तो अच्छा से होगा नहीं। पहाड़ी इलाका है तो वहाँ समतल भूमि तो होगा नहीं जो खेती उपजाऊ जमीन हो सके, तो समृद्ध क्षेत्र नहीं था। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये एक जमींदार लोग जनरली यहाँ भी होते थे, ठीक है। इसको पहले हटा देते हैं। देखिए, तो यहाँ भी जमींदार लोग होते थे, और जमींदार, देखिए एक मैप आपको और दिखाते हैं हम लोग। देखिए, इस मैप में शायद दिख जाए आपको। देखिए, ये जो मैप है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, ये वाला इलाका, ये विंध्य श्रृंखला, सतपुरा, और ये सह्याद्री वाला इलाका। तो आप इस इलाके को समझ लें। जनरली आप देखिए, यहाँ पर शायद मैप ना दिखे क्लियरली, ये हमारा ही गलती था जो क्लियर नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा मराठवाड़ा क्षेत्र का मैप, वहाँ पर डायरेक्टली आपको शो हो जाएगा।
तो विंध्य, सतपुरा और सह्याद्री का जो रेंज था, जो पहाड़ी इलाका थे, वहाँ पर मराठवाड़ा क्षेत्र था, वहाँ मराठे लोग रहते थे। अब यहाँ पर देखिए, मराठा क्षेत्र का जो नींव था ना, मराठा साम्राज्य का जो नींव था, वो किसने डेवलप किया था? वो शिवाजी ने। शिवाजी का नाम आपने सुना होगा। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का नींव डाला था। इनके पिताजी थे शाहजी। इनके पिताजी का नाम था शाहजी, शाहजी भोसले, और इनके माताजी का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई माताजी थी और शाहजी पिता थे। शाहजी बड़ा ही चतुर आदमी थे। ये भी एक जमींदार ही थे इस एरिया के। तो इस समय आप इस समय आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो दक्षिण के राज्य थे, बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य भी टूट चुका हुआ था और जो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा बना हुआ था। अब देखिए, एक चीज़ तो और आपको हम बता देते हैं कि सल्तनत काल में हमने आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताया था, बस एक ओवरव्यू दिया था, एक बस नाम आपको बस बता दिया था। थोड़ा सा उसका रेफरेंस बताते हैं आपको। देखिए, हुआ क्या था कि हमने जब बताया था आपको कि सल्तनत काल का उद्भव होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें इलवरी वंश आता है। 1192 के लेकर के 1290 ईस्वी तक इलवरी वंश का शासन रहता है, और 1290 ईस्वी से लेकर के खिल्जी वंश का शासन 1320 ईस्वी तक रहता है। ये हमने सारा लिखवा चुका है। आप देखिए, हमारा ये अनुरोध है कि आप क्लास को पार्ट बाय पार्ट देखें। पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसे करके देखें। इससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि हमारा जो तरीका है ना पढ़ाने का, ये हम समझते मतलब बेस्ट तरीका है हिस्ट्री को समझने का। नहीं तो आप देखिए, हिस्ट्री को यदि आप डीपली घुसेगा ना, एकाएक कहीं पर डीपली घुस जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। आप डेट को उतना मतलब एडजस्ट नहीं कर पाइएगा। तो जो मतलब इस तरीके से आप पढ़िए, पार्ट बाई पार्ट आप पढ़िए। पूरा क्लास चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक टॉपिक हम लेकर के आ गए और बस बता दे निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा क्लास है। अब एक बार पूरा क्लास पढ़ के आइए, एक बार पूरा क्लास आप पार्ट बाई पार्ट देख लीजिए। हम ये मतलब 100% हमको विश्वास है कि आपको हिस्ट्री का नॉलेज बेहतर हो जाएगा। आप एक बार पढ़िए तो सही पहले। देखिए, तो हमने बताया था खिलजी वंश 1390 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। उसके बाद तुगलक वंश आया था सल्तनत काल में ही। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक शासन किया। तो मौर्यों के बाद, मौर्य जो शासक थे ना, हमने बताया था मौर्य वंश अखिल भारतीय साम्राज्य का गठन किए थे भारत में, अखिल भारत। उसके बाद कुषाण ने थोड़ा बहुत साम्राज्य का विकास किया था, लेकिन वो ऊपर तक ही सिमट कर रह गए थे, नीचे नहीं आए दक्षिण की ओर। लेकिन तुगलक वंश एक ऐसा वंश हुआ जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण की तरफ विस्तार किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयास किया था। हालांकि उसके शासनकाल में सिंधु नदी के पश्चिम का भूभाग नहीं था और उड़ीसा का यहाँ पर भूभाग नहीं था, बाकी था। ठीक है, हमने कंपेयर भी करके पिछले क्लास में दिखाया था आपको। तो आप अब यहाँ पर आप समझिए, उस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही ये दक्षिण का भूभाग जो है टूट गया था, विघटन हो गया इसका। वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का ही ये भूभाग था। उसने इन सब भूभागों पर शासन किया हुआ है, मतलब अपने अंडर में कर लिया था। लेकिन उसके शासनकाल में ही इसका विघटन हो चुका था, ये टूट गया था। तो यहाँ से जब इसका विघटन हुआ तो 2 राज्य उभर करके आए थे। हालांकि वो साम्राज्य के जैसा थे। एक था विजयनगर, ठीक है, एक था विजयनगर जो एक हिंदू साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य।
ठीक है। और एक बहमनी साम्राज्य, एक बहमनी साम्राज्य जो मुस्लिम लोगों का था, मुस्लिम साम्राज्य था ये। तो दो तरीके के राजे उभर करके आए थे। कब आए थे? जब यहाँ से तुगलक वंश के काल में है, मतलब मोहम्मद तुगलक के काल में है, क्या हुआ कि यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो गया, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। ये विजयनगर साम्राज्य, ये बहमनी साम्राज्य। आपको वो दोनों साम्राज्य आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा क्या करें, देखिए। तो ये जो इलाका है ना, ये देखिए, ये वाला जो इलाका है यहाँ तक, ये सारा इलाका, अब भारत में ये जो दक्षिण वाला इलाका है ना, ये विजयनगर साम्राज्य का था, विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। ये वाला इलाका जो है ना, ये विजयनगर एम्पायर, और ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ये इलाका, ये बहमनी साम्राज्य का था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं वापस हम अपने जगह पर, देखिए। अब वापस इस जगह पर आ गए। अब आप समझिए, तो यहाँ पर ये बहमनी वाला इलाका था, ठीक है, बहमनी साम्राज्य, और ये विजयनगर साम्राज्य, दो साम्राज्य में डिवाइड हो गया। आगे चल करके देखिए, बहमनी साम्राज्य का मेन जो केंद्र था वो महाराष्ट्र और तेलंगाना था। दो केंद्र मेन था, महाराष्ट्र और तेलंगाना। आगे चल करके बहमनी साम्राज्य भी टूट गया और उसका भी विघटन हुआ, और तीन राज्य उभर करके आते हैं, जिसमें होता है अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। कौन कौन राजा आते हैं? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। देखिए, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, जिसको हमने बताया था कि शाहजहां ने अहमदनगर का एरिया जीत लिया था। शाहजहां औरंगजेब का पिता, ठीक है, मुगल साम्राज्य का शासक। तो शाहजहां ने अहमदनगर वाले एरिया को जीत लिया था महाराष्ट्र के अंदर, और बीजापुर और गोलकुंडा को बाद में औरंगजेब उसको जीतता है। ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आप समझिए, जब अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, जब ये तीन भाग बढ़ गए, तो अब आते हैं फिर हम अपने जगह पर मराठा के पास। तो हमने क्या बताया था कि ये मराठा वाला जो इलाका है, यहाँ पर शाहजी जो शिवाजी के पिता थे, तो शाहजी यहाँ पर जमींदार का काम करते थे, और वहाँ के जमींदार अपने साथ सेना भी रखते थे कुछ कुछ, ठीक है, एक मतलब जनरल की तरह, मतलब पावरफुल होते थे, सैनिक की तरह भी काम करते थे। तो शाहजी ने ये मुस्लिम साम्राज्य में बीजापुर का जो है सैनिक सेवा ग्रहण कर लिया। कई मराठा किए, मराठा में एक शाहजी ही थोड़े थे, कई सारे मराठा थे। तो मराठा लोग क्या करने लगे कि मुस्लिम साम्राज्य के अधीन सैनिक सेवा ग्रहण करने लगे। तो शाहजी ने भी सैनिक सेवा ग्रहण किया और बीजापुर का सैनिक बन गए, ठीक है। अब जब वो अच्छा काम करने लगे, प्रभावशाली शासक सेना थे, मतलब जमींदार थे, तो जनरल की तरह काम करते थे, तो वो जब बीजापुर में अच्छी सेवा देने लगे तो उनको पूना की जागीर मिली। महाराष्ट्र में जो पूना जगह है, पूना, तो उनको पूना की जागीर मिला। जागीर क्या होता है? जागीर, देखिए जागीरदारी, मनसबदारी, ये सब क्या होता है, ये मध्यकालीन का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, हम उसमें नहीं घुसेंगे क्योंकि हमारा फिर डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है, अपने टॉपिक से। देखिए जागीर मतलब बेसिक चीज़ आपको बताते हैं, वेतन के बदले में दिया जाता था। वेतन न दे करके, मतलब जो महीना होता है, मतलब महीने भर काम किए तो वेतन न दे करके उनको जागीर दिया जाता था। तो जागीर मिला शाहजी को पूना का,
बीजापुर में वो काम करते थे, सैनिक में सेवा दे रहे थे। तो वो जब अच्छा सेवा दिए तो उनको पूना का जागीर मिला, महाराष्ट्र के पास। अब जब पूना का जागीर मिला तो वो पूना पे आ गए वहाँ पर। फिर उसके बाद उनको कर्नाटक का जागीर मिला, कर्नाटक का जागीर फिर उनको मिला। तो जब कर्नाटक का जागीर मिला तो उन्होंने क्या किया कि पूना का जागीर शिवाजी को दे दिया। अब देखिए, शिवाजी रहम खाकर दे दिया शिवाजी को। अब रहम खाकर कैसे, अपने पुत्र पर कोई कैसे रहम खा सकता? देखिए हुआ क्या, शाहजी की पत्नी जीजाबाई और शिवाजी की माँ जीजाबाई, तो शाहजी जीजाबाई का परित्याग कर चुका था, उनको छोड़ चुका था। लेकिन रहम खाकर शिवाजी को पूना का जागीर दे दिया और खुद कर्नाटक के जागीर के पास चले गए। हालांकि पूना की जागीर जब दिया था उस समय शिवाजी छोटे थे, तो उनके दादाजी कोंडदेव के अंतर्गत, शिवाजी के दादाजी का नाम था कोंडदेव, कोंडदेव के अंतर्गत शाहजी ने शिवाजी को रख दिया। अब जब कोंडदेव से स्वतंत्र हो गए, मतलब कोंडदेव का जब मृत्यु हो जाएगा तो शिवाजी स्वतंत्र हो गए। और शिवाजी जब स्वतंत्र हो गए तब वो सैनिक सेवा में काम करने लगे, अपने साथ सैनिक रखने लगे, धीरे धीरे अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाने की कोशिश में लग गए। इसी समय औरंगजेब दक्षिण की तरफ आता है और वो दक्षिण के राज्य जैसे बीजापुर, अहमदनगर वाला, क्योंकि देखिए अहमदनगर तो शाहजी ने जीत लिया था, सॉरी शाहजहां ने जीत लिया था पहले, तो अब बचा बीजापुर और गोलकुंडा। तो बीजापुर पर वो आक्रमण करना चाह रहा था, दक्षिण के जो साम्राज्य थे उस पर, मतलब राज्य थे, उस पर आक्रमण करके दक्षिण की तरफ अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश में लगा हुआ था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जब दक्षिण की तरफ आया तो वो चाहता था, देखिए कोई भी मुगल शासक जब दक्षिण की तरफ आते थे तब वो चाहते थे कि हमको वहाँ के आसपास के जमींदारों का सहायता मिले, क्योंकि जमींदार लोग अपनी सेना रखते थे और सेना रखते थे तो वो काम तो दे ही सकते हैं, सहायता दे ही सकते हैं। तो औरंगजेब भी चाहता था कि शिवाजी एक मतलब अच्छा जमींदार था और अच्छा सेनापति भी था, तो वो हमारा साथ दे। तो शिवाजी इस सिचुएशन का लाभ उठाएं और वो उन्होंने जब औरंगजेब बीजापुर पर जब अटैक किया तो औरंगजेब जब बीजापुर पर अटैक करते, क्योंकि देखिए शाहजहां उस समय तो दिल्ली में था, अब शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया हुआ था, दक्षिण राज्यों का सूबेदार बना दिया था, सेनापति बनाए हुए थे, जनरली गवर्नर कह सकते हैं, सेनापति मीर बख्शी को कहते हैं, हम आगे बताएंगे आपको। वो गवर्नर जनरली सूबेदार बनाया था। तो औरंगजेब जब बीजापुर पर अटैक करता है तो शिवाजी को कहता है कि आओ साथ में मिलकर के अटैक करते हैं। तो शिवाजी उस सिचुएशन का लाभ उठाते हैं और कभी औरंगजेब के साथ जाकर के बहमनी राज्य पर बीजापुर राज्य पर अटैक करता है, दक्षिण राज्यों पर अटैक करता है, और कभी दक्षिण राज्यों के साथ जाकर के औरंगजेब पर अटैक करता है। कभी उधर से अटैक किया इस पर, कभी इधर से अटैक किया उस पर। तो इस सिचुएशन का लाभ उठा करके ताकि धीरे धीरे कुछ कुछ एरिया हमारा हो जाए, इस शिवाजी का इंटरफेस था, मतलब शिवाजी ऐसा चाह रहे थे। हालांकि इस सिचुएशन का, इस घटना का अंदाजा औरंगजेब को लग जाता है, औरंगजेब को पता चल जाता है कि शिवाजी ऐसा कर रहा है। जब वो, लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है औरंगजेब को, वैसे ही उधर से खबर आता है कि शाहजहां बीमार पड़ चुके हैं, शाहजहां का तबीयत सही नहीं है, बीमार हो गए हैं। तो औरंगजेब क्या करता है, बीजापुर के शासक से संधि कर लेता है और संधि करने के बाद वहां से निकल जाता है उत्तर भारत की ओर। तब शिवाजी को फिर से एक समय मिलता है और शिवाजी अपना क्षेत्र समृद्ध करने में लग जाते हैं और अपना क्षेत्र का विस्तार करने में लग जाते हैं।
फिर औरंगजेब उत्तर की तरफ उलझा रहता है, क्योंकि शाहजहां का फिर मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। और उसके बाद शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके लिए भाइयों में युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसको फिर आगे चल करके औरंगजेब जीत लिया और वो उत्तराधिकारी बन गया। और औरंगजेब फिर मुगल का शासक बना। और जैसे शासक बना तो वो खुद तो नहीं आ पाया दक्षिण की तरफ, लेकिन अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजता है। किसको भेजता है? शाइस्ता खां। देखिए इधर लिखते हैं, ठीक है। शाइस्ता खान को, ये औरंगजेब का मामा है शाइस्ता खान, इसको दक्षिण की तरफ भेजता है। कौन? औरंगजेब। किस लिए भेजता है? आप जा करके शिवाजी का दमन कर दो, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लो। तो शिवाजी बड़ा मतलब चतुर आदमी था, वो सामने उसके आया ही नहीं युद्ध करने, कभी सामने नहीं आया। और वो क्या किए शिवाजी, जब ये ऐसा बताया जाता है कि जब ये लोग मतलब एक किले में जब रहते हैं तो रात के समय शिवाजी कुछ मतलब सैनिकों के साथ जा कर के इस पर हमला कर देता है। और हालांकि शाइस्ता खां यहाँ से तो भाग निकलता है, लेकिन उसके 4 उंगली काट दिए जाते हैं, खो देता है बेचारा इस झगड़े में। और ये भाग करके फिर चला जाता है औरंगजेब के पास। और शाइस्ता खां का पुत्र होता है अब्दुल रहमत। अब्दुल रहमत को इसने मतलब वहाँ मार देते हैं शिवाजी लोग, और फिर ये मतलब बचे रहते हैं। फिर आगे चल करके सूरत का भूभाग और कई सारे एरिया जो है ना, गुजरात के आसपास वाले एरिया, फिर मालवा वाले एरिया में अपना मतलब साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे शिवाजी। फिर औरंगजेब कहता है कि अब एक काम करते हैं, आप इनको कहीं और भेज दिया शाइस्ता खां को, और मिर्जा राजा जैसी को, जैसे मिर्जा राजा जैसी को, ये राजपूत शासक थे, हालांकि ये सेनापति थे मुगल शासक के, मुगल साम्राज्य के सेनापति थे। तो मिर्जा राजा जैसी को औरंगजेब भेजता है शिवाजी का दमन करने के लिए। तो जैसे यूरोपियों लोगों से जो उस समय आ गए थे भारत के अंदर, तो यूरोपियों के सपोर्ट से खुद भी और 1-2 और शासक से, मुगल शासक से क्या करते हैं, सपोर्ट लेकर के, और इनको पुरंदर के किले में घेर लेता है शिवाजी को। अब पुरंदर का, देखिए पुरंदर का किला कहाँ पर है? पुरंदर का किला, पुरंदर के किले में, ये पूना के पास है, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में पूना के पास, जो पश्चिमी घाट है ना, उसी के पास पुरंदर का किला है। तो पुरंदर के किले में शिवाजी को क्या करते हैं, मिर्जा राजा जैसे घेर लेते हैं। और जब घेर लेते हैं तो शिवाजी को ये एहसास होता है कि अब शायद हमारा बचना मुश्किल नहीं है, और अगर अभी भी यदि हम युद्ध करते हैं तो सिर्फ हमारा हानि ही होना है। तो इसलिए शिवाजी ने जैसे के साथ संधि की बात करते हैं कि हम लोग संधि कर लेते हैं, आपस में युद्ध नहीं करते। तो जैसे ही बोला ठीक है। 1665 में जैसे ने क्या किया कि कई सारे संधि में कई सारी चीज़ें हुए कि आपको इतना सारा राज्य छोड़ना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें हुए। शिवाजी ने मान भी लिए। फिर उसके बाद शिवाजी को आगरा लेकर के गए, जैसे के द्वारा आगरा लेकर के गया, संधि पर हस्ताक्षर होना मुगल शासक के द्वारा, इसकी वजह से। अब जब आगरा जाते हैं शिवाजी, तो शिवाजी को ऐसा एहसास होता है कि हमको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जो आत्मसम्मान होता है ना, वो सम्मान नहीं दिया जा रहा। तो शिवाजी वहीं पर औरंगजेब के विरोध में आक्रोश जाहिर करता है और विरोध करता है। तो
उसको वहीं पर बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है तो शिवाजी वहीं से क्या करते हैं कि फिर एक उत्सव के बहाने, आपने सुना भी होगा मतलब बच्चों की कहानियों में कि शिवाजी किस तरीके से उत्सव के बहाने एक मिठाई के टोकरी में बैठ करके वहाँ से भाग आते हैं और किसी तरीके से वहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद फिर से वो मराठा साम्राज्य में आते हैं और अपना विस्तार करने लगते हैं और आकर के अपना राज्याभिषेक करते हैं 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में 1674 कई जगह 6 भी दिया होता है, को दिया है, आप 74 लिखिए। 1674 ईस्वी में वो शिवाजी मराठा राज्य का राज्याभिषेक करते हैं और मराठा राज्य का मतलब स्टार्टिंग करते हैं, नींव डालते हैं। तो अपना राज्याभिषेक करते हैं इनका। हालांकि इनका राज्याभिषेक में भी कई सारा चुनौती आता है कि आपको हम राज्याभिषेक नहीं करने देंगे, ऐसा कई सारा मुगल शासक ब्राह्मणों को धमकी देते थे, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से इनका राज्याभिषेक हो जाता है और मराठा राज्य का नींव 1674 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा कर दिया जाता है। वो उसके बाद जब औरंगजेब दक्षिण नहीं आ पाता है कुछ किन्हीं कारणों की वजह से, 1681 ईस्वी में 1681 ईस्वी में औरंगजेब दक्षिण की तरफ फिर आता है और शिवाजी का दमन करना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है बाद में कि मतलब पहले ही पता चलता है कि 1680 ईस्वी में लगभग 1 साल पहले ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। 1680 में शिवाजी का डेथ हो जाता है और औरंगजेब 1681 ईस्वी में दक्षिण की तरफ आता है और दक्षिण की तरफ आने के बाद वो मराठा साम्राज्य पर अटैक करता है और मराठों पर अटैक करके शिवाजी का पुत्र होता है शंभू जी को गिरफ्तार कर लेता है और उसके साथ साथ उनके सारे परिवारों को भी गिरफ्तार कर लेता है। शंभू जी का एक बेटा होता है साहू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। देखिए आपको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। देखिए शिवाजी, इसका पुत्र हुआ शंभू जी। शंभू जी और इसका पुत्र हुआ शाहू। तो ये तो बहुत ही छोटा था उस समय। शंभू जी 1681 में औरंगजेब क्या करता है, दक्षिण की तरफ आता है और शंभू जी को, शिवाजी तो डेथ कर गया तो शंभू जी मराठा के नायक रहते हैं, तो शंभू जी को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद वो उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके लेके चला जाता है। और औरंगजेब गलती क्या करता है कि इसने शंभू जी को यातना देकर मार डाला। औरंगजेब वैसे भी मतलब एकदम कट्टर आदमी था, तो शंभू जी को उसने यातना देकर के मार डाला। ये गलती हो गया औरंगजेब से। देखिए कुछ भी हो, वो मराठा का नायक था, तो जैसे मार डाला तो उसके बाद तो फिर कुछ करना ही नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब नायक मर गया तो पूरा मराठा साम्राज्य में जितने भी मराठा थे उस इलाके में, सभी ने आक्रोश जाहिर किया औरंगजेब के प्रति और मुगल शासक का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब मुगल वंश का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये एक धीरे धीरे जन आंदोलन बन गया। वैसे देखिए किसी राजा से लड़ना हो या किसी सेना से लड़ना हो तब तो आसान है, आप जाइए युद्ध करके आइए, आप मजबूत तो आप जीतिए, वो मजबूत तो वो जीते। लेकिन अब जब जनता विरोध कर दे तो फिर आप किससे लड़िए, कहाँ लड़िएगा। तो जन आंदोलन हो गया, और वो भी उस तकनीक से, गोरिल्ला टैक्टिक्स से, मतलब छापामार युद्ध से, छिप के वार करना, तो आप कहाँ तक जीत पाइएगा। इसी में हमने बताया था कि औरंगजेब 25 सालों तक
उलझ के रह गया दक्षिण की तरफ। फिर औरंगजेब को ये एहसास हुआ कि हम मराठों से नहीं जीत सकते हैं, तो वो वहाँ से फिर वापस उत्तर भारत की ओर जाने लगता है। और वही जाते जाते 1707 ईस्वी में अहमदनगर के पास औरंगाबाद में उसका डेथ हो जाता है औरंगजेब का। अब समझिए, औरंगजेब को ये एहसास हो गया था, 25 साल लगा ये एहसास होने में। जाहिर सी बात है, जब जन आंदोलन होगा, पॉपुलर मूवमेंट हो रहा है, तो उस समय कौन जीतेगा? फिर जनता से फिर कौन जीत सकता? कोई नहीं। तो जब 1707 ईस्वी में उसका डेथ हो जाता है, तो उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी बनता है बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, मुगल बादशाह बनता है। तो बहादुर शाह को ये एहसास था कि मराठों से बैर रखना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो बहादुर शाह ने क्या किया कि साहू जी को जो बंदी बनाया हुआ था मुगल लोग, तो साहू जी को उसने छोड़ दिया और कई सारे राज्य भी दे दिए और कुछ पैसे वगैरह भी दे करके छोड़ दिया। और फिर मैत्रीपूर्ण जो है ना समझौता किया, मित्रता का मतलब बंधुत्व जैसा भाव रख करके कि हम मतलब मराठों से दोस्ती रखते हैं, दुश्मनी नहीं रखना चाहते हैं। उस तरीके से बहादुर शाह प्रथम ने मराठों से फिर सुलझ करवाया, संधि कर लिया। अब साहू जी जब मराठा का शासक बनता है, तब साहू जी इस समय साहू जी के पास एक पेशवा बनते हैं। इस समय इन्होंने पेशवा का नाम उल्लेखित करते हैं। पेशवा क्या होता है? देखिए, मराठा ब्यूरोक्रेसी को या आप समझिएगा ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए। वैसे ये देखिए मध्यकाल का चीज़ है, हम लोग मध्यकाल में समझेंगे। हालांकि आपको थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर आपको बताते हैं कि जैसे होता क्या है कि मराठा में छत्रपति को राजा कहते हैं। छत्रपति क्या कहते हैं? राजा। और पेशवा, देखिए इस समय हुआ क्या है कि मराठा यानी कि छत्रपति का जो अधिकारी होता था, 8 अधिकारियों का समूह होता था, जिसको अष्टप्रधान कहते थे। क्या कहते थे? अष्टप्रधान। 8 अधिकारियों का समूह होता था अष्टप्रधान, जिसमें सबसे प्रमुख होता था पेशवा। इसका सबसे प्रमुख कौन होता था? पेशवा। प्रमुख, सबसे प्रमुख होता था पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री का पद। अब आप समझ सकते हैं कि साहू जी का पहला पेशवा बनाते हैं बालाजी विश्वनाथ को। किसको बनाते हैं? बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बनता है और वो मतलब मराठा को मतलब समृद्ध करने में लग जाता है। और मराठा को समृद्ध करके मतलब दक्षिण की तरफ, फिर उत्तर भारत की तरफ कई सारे क्षेत्र में जो है अपना प्रभुत्व जमाता है और उसको ग्रोथ करवाता है मराठा साम्राज्य को। बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र होता है ना, बाजीराव प्रथम, आपने एक मूवी भी देखा होगा, इसका एक पुत्र होता है, इसका नाम होता है बाजीराव प्रथम। तो बालाजी विश्वनाथ का एक पुत्र होता है बाजीराव प्रथम, वो भी आगे चलकर पेशवा बनता है और वो बड़ा ही योग्य पेशवा होता है, योग्य अधिकारी होता है। वो उसने अकेले अपने दम पर कई सारे
राज्यों को जीत करके मराठा साम्राज्य में मिला लेता है। मालवा का राज्य, गुजरात का राज्य, फिर दक्षिण में कई सारे राज्य, उत्तर भारत तक के राज्य में ढेर सारे राज्यों में वो मतलब विकास करता है, मराठा साम्राज्य को डेवलप करता है बाजीराव प्रथम। आपने इसमें सुना भी होगा, बाजीराव मस्तानी एक मूवी है, हालांकि उसमें कुछ कुछ फिल्मी टर्म्स तो दिए गए हैं, लेकिन उसका कहानी लगभग सही है, कहानी उसका सही है। तो आप ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे तो आप पहले देख लीजिए जाकर, ठीक है, मूवी तो देखिए बस। तो देखिए, जब बाजीराव प्रथम का एक कोटेशन आता है बाद में, क्यों आता है? क्योंकि बाजीराव प्रथम अब कहता है शाहू जी को कि अब हम मराठा को उत्तर भारत में दिल्ली पर कब्जा करेंगे। अब हम मुगल शासक जो दिल्ली पे बैठा हुआ है, हम उसके ऊपर झंडा लहराएंगे और दिल्ली तक ही नहीं आगे तक भी जाने का प्रयास करेंगे। तो शाहू जी तो डरा हुआ था ही, इसके कई सारे अधिकारी भी डर गए और उसने बोले, मतलब कई सारे अधिकारी भी अब शाहू जी के कान भरने लगे और कहने लगे कि देखिए आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी भी मुगल शासक कमज़ोर इतना नहीं हुआ है कि कोई उस पर शासन कर सके। अभी भी मुगल शासक बहुत ही ताकतवर है, आप इतना मतलब रिस्क नहीं ले सकते। तो शाहू जी को वैसे तो बाजीराव प्रथम पर विश्वास था, लेकिन ये भी घबराया हुआ था और इसने बाजीराव प्रथम को बुलाया और बोला कि अभी करना ठीक है, रिस्क है बहुत। तो बाजीराव प्रथम का एक बड़ा ही मतलब ओजस्वी भाषण देता है, ओजस्वी डायलॉग्स बोलता है। इसका बड़ा एक मतलब कोटेशन आता है बाजीराव प्रथम का, बोलता है कि ये जो सरे गले टहनी है, ये जो पैर के जो सरे गले टहनी है, यदि हम पैर पर चोट करेंगे तो ये सारे टहनी अपने ही टूट जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब मराठा का झंडा कृष्णा नदी से लेकर के अटक तक फहराएगा। तो जब शाहू जी को ऐसा ओजस्वी भाषण दिया तो शाहू जी गदगद हो गया और उसने बोला, बेटा हमको तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मराठा झंडा को वहाँ तक फहरा पाओगे और हम ये चाहते हैं, ठीक है आप जाओ और जल्द ही झंडा को फहरा करके आप वापस आओ। तो ऐसा कह के बाजीराव प्रथम को वो भेज देता है। अब जब बाजीराव प्रथम जब जाता है आगे, तो उसी समय उत्तर भारत की तरफ ही जाते जाते बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल आ जाते हैं। हिंदू शासक होते हैं छत्रसाल, उस पर आक्रमण होता है मोहम्मद बंगस का आक्रमण होता है। तो बुंदेलखंड के शासक का मदद करता है बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम जब उसका मदद करता है तो मोहम्मद बंगस को भगाने में साथ देता है बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को। तो छत्रसाल एक मतलब भेंट के तौर पर एक मुस्लिम लड़की मस्तानी को बाजीराव प्रथम को भेंट देता है, मस्तानी को। इसी के नाम पर बाजीराव मस्तानी मूवी बनाया गया। तो छत्रसाल जब भेंट देता है तो कई बार जिस देखिए इतिहास में ये प्रूफ भी किया जा चुका है कि बाजीराव प्रथम उस मस्तानी लड़की के मतलब संपर्क में आकर के ही मदिरापान मांस वगैरह से के संपर्क में आता है और वो बीमार पड़ के डेथ हो जाता है उसका। देखिए इसी समय जब बाजीराव प्रथम लगभग 1739 की बात है, 1739 की बात है, उस समय नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला होता है। नादिर शाह, हम इसकी कहानी भी आपको बताएंगे आगे। तो नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला होता है, उसी की तैयारी बाजीराव प्रथम करते हैं कि हम नादिर शाह के सामने खड़ा हो जाएंगे और हम आक्रमण को झेलेंगे और हम नादिर शाह को परास्त करेंगे। तो ऐसा मूवमेंट बन चुका होता है, लेकिन इसका तबीयत खराब होता है, ये बीमार पड़ चुका होता है और इसका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से मराठा नादिर शाह से युद्ध नहीं कर पाता और नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करके बहुत सारा सोना और बहुत सारे रुपए लूट करके लेके जाता है।
और एक मतलब क्या ही बोले, उस सिचुएशन को बहुत ही दमन करके जाता है, दिल्ली में कत्लेआम कर देता है चांदनी चौक के पास। दर्दनाक कहानी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो आप इतना समझिए कि जब बाजीराव प्रथम जब उसका डेथ हो जाता है, उसके बाद आता है बालाजी बाजीराव। देखिए साहू जी उसके बाद लगभग डेथ कर जाते हैं, और बाजीराव प्रथम के बाद जो नाना साहब आते हैं उसके पुत्र जो अगला पेशवा होते हैं, तो बाजीराव प्रथम के बाद जो अगला पेशवा होता है वो होता है नाना साहब। नाना साहब, देखिए इसका नाम तो वैसे ये तो नाना साहब इसको बोला जाता था, लेकिन इसका नाम वैसे बालाजी बाजीराव था। बालाजी बाजीराव, ठीक है। जो बाजीराव प्रथम के बाद का पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव, इसको नाना साहब भी कहते हैं, ठीक है। 1847 वाला नाना साहब नहीं, ये इधर वाला नाना साहब मराठा। तो बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बनता है, अगला पेशवा बनता है। और ये क्या करता है, फिर ये उस जो सिचुएशन था, वो जो विस्तार का जो नीति चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं, और दक्षिण की तरफ भी कई सारा भूभाग जीत लेता है, कृष्णा नदी तक भी पहुंच जाता है, और उसके आगे फिर जाता है तो उत्तर भारत में दिल्ली पर अपना झंडा फहरा देता है, मराठा झंडा फहरा देता है, और दिल्ली पर राजा निर्माता का काम स्टार्ट कर देता है नाना साहब। तो नाना साहब जब इतना डेवलप कर जाता है, फिर उसके बाद जब वापस आता है, उसी समय आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, देखिए मैप आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। मैप तो था ही नहीं, देखिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर बताया जाता है। अब ये जो इलाका है ना, इस तरीके से आप बाहर समझ लीजिए, नॉर्मल है। देखिए अब यहाँ पर ना ये अफगानिस्तान वाला, ये अफगानिस्तान वाला इलाका, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगान, ठीक है। ये ईरान वाला इलाका, यहाँ से। अब इस समझिए, देखिए थोड़ा सा ना आप इतना समझिए, ये सिंधु नदी, ये झेलम चिनाब, ये सब हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पंजाब का इलाका, इधर से यहाँ पर से आ जाता है, ये पंजाब वाला इलाका, इधर दिल्ली, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इधर हटाइए इसको। तो देखिए अब थोड़ा सा आप समझिए कि इसी समय 1748 ईस्वी में अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली क्या करता है कि भारत पर अटैक करता है, और भारत पर अटैक करके 1748 में जब अटैक करता है तो मोहम्मद शाह इस समय शासन कर रहा है। 1748 तक मोहम्मद शाह का शासन रहता है। उसके बाद अहमद शाह बहादुर का, जिसको मतलब मोहम्मद शाह का बेटा कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह का बेटा होता है अहमद शाह बहादुर। इसको बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर। देखिए अहमद शाह बहादुर क्या करता है कि अब्दाली को, अफगान शासक कौन था? अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। तो अब्दाली को क्या करता है, जब 1748 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर अटैक करता है, दिल्ली पर अटैक करने आता है, तो वो मतलब अहमद शाह बहादुर ने उसको खदेड़ दिया, उस अटैक को विफल कर दिया और उसको भगा दिया।
फिर उसके बाद आकर के 1749 में एक बार फिर 1749 ईस्वी में फिर से अब्दाली क्या करता है, अफगान के रास्ते फिर से अटैक करता है और अटैक करके पंजाब और दिल्ली पर भी अपना वर्चस्व बना लेता है और दिल्ली से कई सारा धन लूट करके फिर ले जाता है और फिर वापस चला जाता है। हालांकि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1749 में, हालांकि 1749 में दिल्ली पर नहीं आता, सॉरी गलत बोल दिए, 1749 में पंजाब के पास ये ऐसे अफगानिस्तान से घुसता है और पंजाब के पास वो अपना कब्जा कर लेता है और उसके बाद कब्जा करने के बाद फिर वापस चला जाता है। तो और उसके बाद फिर 1759 में 1759 में 1759 में फिर एक बार आक्रमण करता है, लगभग 5वां बार आक्रमण करता है। तो जब आक्रमण देखिए 49 में जब पंजाब पर आक्रमण किया, फिर वहां से बार बार आक्रमण पंजाब से ही कर रहा था, दिल्ली पर अटैक कर रहा था। अफगान जाने की जरूरत नहीं, पंजाब से ही बार बार अटैक कर रहे दिल्ली पर। तो 1759 में 5वां बार जब आक्रमण करता है तो उस समय दिल्ली पर वो वर्चस्व बना लेता है और वहां से कई सारा धन लूट करके ले जाता है और फिर वहां से अब्दाली निकल जाता है 1759 के बाद। और जब निकलने के बाद वो क्या करता है अब्दाली कि अपना बेटा को, इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है तैमूर। तैमूर, ये तैमूर लंग वाला नहीं है, ये बस अब्दाली का बेटा है। तैमूर लंग अलग है, वो विश्व इतिहास में समझेंगे। तो तैमूर को पंजाब का सूबेदार बना देता है। क्या करता है? पंजाब का सूबेदार बना देता है। पंजाब का सूबेदार बनाता है, यानी गवर्नर बना करके वहां पर पंजाब में छोड़ देता है और अब्दाली अफगानिस्तान चला जाता है। और इसका एक एजेंट होता है, इसका एक एजेंट होता है, खास आदमी होता है, उसका नाम होता है नजीब उद दौला। नजीब उद दौला अब्दाली का एक एजेंट होता है नजीब उद दौला। इसको दिल्ली पर स्थापित कर देता है, दिल्ली में छोड़ देता है और दिल्ली मुगल शासक मतलब रहते हैं अभी तक, तो मुगल का मीर बख्शी बना दिया जाता है इसको, यानी सेनापति बना देते हैं। मीर बख्शी यानी सेनापति उसको कहते हैं। फारसी भाषा है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मीर बख्शी का मतलब सेनापति। तो सेनापति नजीब उद दौला को बना देता है मुगल शासक का। ठीक। अब 1759 में क्या करता है कि रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर मराठा साम्राज्य के, उसके बाद जब ऐसा कहानी होता है, जब दिल्ली पर ऐसा होता है तो यहां से रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर मल्हार राव होलकर और रघुनाथ राव के नेतृत्व में ये दो सूबेदार थे, मराठा सूबेदार हैं और बताएंगे परिसंघ के ही मराठा सूबेदार थे ये दोनों। अब ये दोनों सूबेदार उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से उत्तर, यहाँ तक तो कब्जा था, अब उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और दिल्ली पर वर्चस्व स्थापित करते हैं और नजीब उद दौला को वहाँ से खदेड़ देते हैं। और उसके खदेड़ने ये नाना साहब के नेतृत्व में जाते हैं। नाना साहब बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में, पेशवा के नेतृत्व में ये दोनों सरदार को भेजा जाता है और ये दिल्ली पर वर्चस्व मतलब झंडा लहरा करके फिर उसके बाद पंजाब के इलाके में भी घुसते हैं और दोनों तैमूर को भी मार के भगा देते हैं। तो तैमूर जो है अब्दाली का मतलब बेटा, उसको भी पंजाब से भगा देते हैं और पंजाब तक अधिकार कर लेते हैं। कौन? होलकर और रघुनाथ राव के नेतृत्व में। पहली बार पंजाब के पास सिंधु नदी, तो सिंधु नदी में पहली बार मराठा का घोड़ा पानी पीता है। यानी वो कोटेशन जो बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया था, वो कोटेशन जो बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया था साहू जी को
कि वो दिन दूर नहीं कि मराठा का झंडा कृष्णा नदी से अटक तक फहराएगा। तो वो कोटेशन लगभग सिद्ध हो चुका होता है और ऐसा लगने लगता है कि अब पूरे भारत पर मराठा साम्राज्य का वर्चस्व हो जाता है। लेकिन ये धारणा गलत सिद्ध होता है। आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे पंजाब से तैमूर को भगाता है तो अब्दाली को पता चलता है कि पंजाब पर ऐसा हुआ है, मराठों ने कब्जा कर लिया है। तो अब्दाली फिर से वापस आता है और पंजाब पर क्या करता है, अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद वहाँ से खदेड़ देता है। यहाँ पर एक दत्ताजी सिंधिया जो मराठा साम्राज्य के ही थे, दत्ताजी सिंधिया इंदौर के जनरली सूबेदार ये लोग थे, शासक थे। ये परिसंघ के ही आ गए। अब देखिए वो क्या होता है परिसंघ, आपको हम बताएंगे कुछ देर में। देखिए तो दत्ता जी को इसने क्या कर दिया है, यहाँ पर इसको मार देता है। मराठा यहाँ पर रोकने की कोशिश तो करते हैं पंजाब में, अब्दाली को रोकने की कोशिश करते हैं पंजाब में, लेकिन दत्ता जी यहाँ पर मर जाते हैं, डेथ हो जाता है उनका। तो फिर नाना साहब को जब ये बात पता चलता है दक्षिण की तरफ, यहाँ पर जब नाना साहब को जब ये बात पता चलता है पूना मेन पेशवा का मेन जगह होता है पूना, तो यहीं से संचालन होता था, सेंटर यहीं था मराठा का केंद्रीय प्रशासन। तो जब नाना साहब को पता चलता है तो नाना साहब का भतीजा सदाशिव राव भाव के अंतर्गत, अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, नाना साहब का भतीजा होता है सदाशिव राव भाव के अंतर्गत, ये भतीजा होता है नाना साहब का, बालाजी बाजीराव का ये भतीजा होता है। इसी के अंतर्गत एक सेना को तैयार करके फिर उत्तर भारत की ओर भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि पंजाब से दत्ताजी सिंधिया को मार दिया जाता है और अब्दाली लगभग मध्य भारत तक पहुंच जाता है। तो इसलिए सदाशिव राव भाव को यहाँ से भेजा जाता है और नाना साहब का बेटा विश्वास राव एक मतलब नाम मात्र का इसको सेनापति बना करके भेजा जाता है। और मेन आदमी तो सदाशिव राव भाव ही होता है, ये बच्चा होता है, छोटा होता है, तो लेकिन इसको भी भेज दिया जाता है। यही सेनापति होता है विश्वास राव, ये नाम मात्र का बस होता है। तो जब इसको भेजा जाता है तो ये लोग, देखिए सबसे बड़ा दिक्कत ये था मराठों के पास कि आर्थिक कमजोरी बहुत था, पैसे की बहुत दिक्कत थी। क्यों थी इसका कारण हम आपको बताएंगे आगे, क्यों मराठा साम्राज्य विफल हुआ इसको भी बताएंगे आपको। पहले आप इतना समझिए कि सदाशिव राव भाव जब यहाँ से जाते हैं तो कई सारे सूबेदारों को, कई सारे जो मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ से निकले तो कई सारे राज्य हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो परिसंघ के लोगों को मतलब एकजुट करते करते जाते हैं आगे कि सब लोग साथ में जाते हैं हम लोग और फिर अब्दाली को मार भगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई सारे हिंदू शासक, कई सारे मुस्लिम शासक भी इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि क्यों नहीं सपोर्ट करते ये भी एक मुद्दा है, इसका भी कारण है, बताएंगे आपको। तो सदाशिव राव भाव जब आगे जाता है तो आगे जा कर के पानीपत हरियाणा का जो खुला मैदान होता है दिल्ली से आगे, और पंजाब के मतलब नीचे, पंजाब के नीचे इस साइड में, पंजाब के नीचे और दिल्ली से आगे वाला इलाका में, दिल्ली से 2-3 किलोमीटर के आगे पानीपत का जो एरिया है, हरियाणा का जो खुला मैदान है, वहाँ पर अब्दाली की सेना वहाँ पर आ जाती है और ये लोग भी सदाशिव राव भाव के अंतर्गत यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मात्र 4 घंटे टिक पाते, 4 घंटे में 75,000 सेना मर जाते हैं मराठा के। और उसके बाद अब्दाली वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। फिर उसके बाद मराठा, देखिए जब नाना साहब को जो पता चलता है कि सदाशिव राव भाव मतलब कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ये भी सेना लेकर के जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में इनको खबर मिलता है कि मराठा के जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, हार चुके हैं, परास्त हो चुके हैं। तो ये लोग, नाना साहब लोग, ये आधे से ही रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं। और अब्दाली वहाँ से युद्ध जीतने के बाद वो भी वापस अफगान चला जाता है।
अजीब सा घटना देखने को मिलता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, देखिए पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई। एक पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के अंतर्गत। हमने बताया था कि सल्तनत काल में लोदी वंश आते हैं जो 1412 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी से लेकर के 1451 से लेकर के लगभग 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो इब्राहिम लोदी के अंतर्गत पानीपत में बाबर के साथ युद्ध होता है, लेकिन उसमें यह पता रहता है कि बाबर अगला शासक बनेगा दिल्ली सल्तनत का। दूसरा जो अकबर और हेमू के साथ युद्ध होता है, हेमू एक हिंदू शासक होता है, तो उसमें भी ये पता होता है कि पानीपत का दूसरा लड़ाई जो जीतेगा वो दिल्ली पर शासन करेगा, जो अकबर जीत जाता है और वो दिल्ली पर शासन करता है। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध ये बता ही नहीं पाता है, इससे ये पता ही नहीं चलता है। एक हिस्टोरियन बड़ा अच्छा बात लिखे हैं कि पानीपत का जो थर्ड बैटल था, जो तीसरा युद्ध है पानीपत का, वो ये तो नहीं बता पाया, ये सिद्ध नहीं किया कि दिल्ली पर कौन शासन करने जा रहा है, लेकिन ये जरूर सिद्ध कर दिया, ये जरूर बता दिया कि दिल्ली पर कौन शासन नहीं करने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए क्यों है, क्योंकि देखिए मराठा तो हारने पीट करके वापस चले गए, दक्षिण की ओर लौट गए। अब्दाली जीत करके फिर वापस अफगान चला गया, तो वहां तो खाली हो गया ना। जो बाद में आगे उत्तर में ब्रिटिश को फायदा मिलेगा वो हम आगे समझेंगे। तो ये पूरा कहानी था मराठा साम्राज्य का। वैसे देखिए मराठा एक समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरे भारत पर उसका कब्जा हो जाएगा, एक बड़ा साम्राज्य उभर करके आएगा, मूल साम्राज्य का विकल्प देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? कारण 3-4 आपको हम बताते हैं, आप उसको कारण को जरूर समझिए क्योंकि कारण ही मेन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य का विफल होने का कारण क्या है। देखिए मराठा साम्राज्य का विफल होने का कारण क्या है? कारण क्या है? देखिए विफल होने का कारण कहिए या फिर मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य को विस्थापित नहीं कर पाया, इसका क्या कारण है? या तीसरा चीज़ आप कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य को विस्थापित नहीं कर पाया, इसका क्या कारण है? तो 2-3 चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट बस के लिए रखिए कि मुगल साम्राज्य को विस्थापित नहीं कर पाया, मराठा साम्राज्य भारत का एक बड़ा साम्राज्य नहीं बन पाया, तो ऐसा क्यों हुआ? इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। ऐसे कई सारे कारण होते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए 3-4 कारण बहुत होते हैं। तो पहला कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका अनिश्चित रूप से जो कर वसूलने का जो काम होता था ना, सबसे बड़ा कारण ये था, कर। अनिश्चित कर वसूलना, अनिश्चित कर वसूलना। अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए कहने का मतलब यह है कि मराठा लोग जब भी किसी एरिया पर कब्जा करते थे ना, तो उस एरिया से वो लोग टैक्स के रूप में वहाँ से जो भी भू राजस्व आता था उसका 25% मांगते थे, चौथ के रूप में। इसको चौथ कहा जाता था। 2 तरीके के कर वसूलते थे। एक होता था चौथ जो 25% दिया जाता था, ठीक है, भू राजस्व का, भू राजस्व का 25%, और एक होता था सरदेश मुखी। सरदेश मुखी ये 10% दिया जाता था। तो कुल मिलाकर के 35% टैक्स ये लोग लेते थे किसी भी राज्य को जीतने के बाद। तो आप समझिए मराठा जब भी किसी जगह को जीतते थे
तो वहाँ से एक तो चौथ के रूप में ले रहे हैं टैक्स 25%, फिर सरदेशमुखी 10%। सरदेशमुखी कहने का मतलब देखिए, देशमुख क्या होता है? देशमुख जमींदारों में सारे जमींदारों, देखिए मराठा जमींदार को देशमुख कहते हैं। मराठा जमींदार को क्या देशमुख कहा जाता था, देशमुख। और उन सारे जमींदारों में सबसे बेस्ट जमींदार अपने आप को मराठा मानते थे, इसलिए उनको सरदेशमुख कहते हैं। और उसी के रूप में 10% टैक्स मांगते थे। अब आप समझिए कि चौथ के रूप में 25% मांग रहे हैं, सरदेशमुख 10% मांग रहे हैं, यानी भू राजस्व का उस एरिया से जितना भी इनकम आ रहा हो, रेवेन्यू की बात कर, उस रेवेन्यू का 35% टोटल मराठा को देना होता था। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि वो तो अब उस राज्य की बात है, वो 65% में क्या करे, लेकिन 35% इसको देना था। तो आप समझिए ये अनियमित कर था। अब आप समझिए किसी भी आदमी को ज़बरदस्ती आप जब टैक्स के रूप में लीजिएगा पैसा, तो कैसे चलेगा? जब तक आपके पास पावर है आप सेना रखिएगा, सेना रखिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये एरिया मराठा ने जीत लिया, तो इसके चारों तरफ सेना रखेंगे। क्यों? इस पर कंट्रोल करने के लिए। खुद यहाँ पर है तो यहाँ से उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेना रखेंगे, यहाँ पर कोई अधिकारी को बैठाएंगे और अधिकारी को कहेंगे तुम यहाँ से कर वसूल करके हमको दे देना और कुछ अपने रख लेना, बाकी हमको दे देना। अब आप समझिए कितना बड़ा दोष था इनकी नीति में। ये 1 रुपया यदि कमा रहे हैं, यानी 100 पैसा आप समझ लीजिए, 100 पैसा यदि कमा रहे हैं, ठीक है, 100 पैसा यदि ये यहाँ से इस एरिया से कवर कर रहे हैं, तो इनको 70 पैसा खर्च हो जाता था। 70 पैसा खर्च हो जाता था। किस लिए 70 पैसा खर्च होता था? सेना को रख रहे हैं तो उसके भोजन पानी, उसके रख रखाव, उसके ज़रूरतों के लिए जो अधिकारी यहाँ पर रहा है उसका एक टैक्स वो अलग, तो उन सब में 70 पैसा सिर्फ इसमें खर्च होता था। 30 पैसा इसको मिल रहा है मराठा को, तो कहाँ से केंद्रीय प्रशासन इतना मजबूत होगा? समझ रहे हैं? तो यहाँ दिक्कत ये था, इनका अनिश्चित कर वसूलना जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ा दोष साबित हुआ। इसका डिटेल में नहीं जाएंगे उतना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा फिर आपको, मतलब क्या है भाई। तो ये एक तरीके से ये दिक्कत था। अब जब अनियमित रूप से आप टैक्स लीजिएगा किसी राज्य को, तो जब सदाशिव राव भाव जब जा रहे थे तो उनको सपोर्ट न मिलने का कारण तो यही था ना, कारण यही था। अब राजाओं को कहना था कि हम चौथ भी दें और अपनी सेना भी दें लड़ने के लिए, नहीं देंगे। उल्टा क्या हुआ कि अब्दाली का साथ दे दिया इन लोगों ने, वो विदेशी होने के बावजूद उनको साथ मिल गया। तो आप समझ सकते हैं दिक्कत कहाँ था। तो पहला कारण तो ये आप समझ सकते हैं। दूसरा कारण, मराठा परिसंघ का सामंती हो जाना। दूसरा, मराठा परिसंघ का सामंती हो जाना। ये सामंत का मतलब क्या होता है? सामंतवाद का जो विचार है ये हर्षवर्धन के काल में स्टार्ट हो गया था लगभग। तो देखिए मराठा परिसंघ, ये परिसंघ क्या होता है? देखिए एक लाइन में आपको जल्दी जल्दी समझाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं मराठा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, इस तरीके से इसका एरिया बना हुआ है, ठीक है। 5 ही एरिया बनाते हैं, ठीक है। वैसे कई सारे एरिया थे, 5 एरिया मान लेते बनाते हैं, 2 इधर 2 इधर, 5 एरिया बना हुआ है, परिसंघ है। इसको परिसंघ कहते थे। क्यों? अब देखिए यहाँ से सेंटर में रह करके इस सारे जगहों से तो टैक्स नहीं वसूल सकते थे, कंट्रोल करना मुश्किल होता था। तो क्या करते थे, अपने ही लोगों को डिवाइड किए और डिवाइड करके इनको वहाँ बैठाए, इनको यहाँ बैठाए, इनको यहाँ बैठाए, इनको यहाँ बैठाए। ये 5 घटक थे परिसंघ के। कौन कौन थे? एक मान लेते हैं नागपुर का, नागपुर का भोसले,
ठीक है। नागपुर मान लेते हैं ये नागपुर का जगह है, तो यहाँ पर भोसले परिसंघ का मेन हिस्सा अधिकारी हो गए। फिर यहाँ पर मान लेते हैं ये बड़ौदा है, बड़ौदा, तो बड़ौदा का गायकवाड़। फिर मान लेते हैं ये एरिया मान लेते हैं ग्वालियर है, तो ग्वालियर के सिंधिया, सिंधे कहते थे इसको, हालांकि सिंधिया यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया। और फिर एक और आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लेते हैं इंदौर का होलकर। तो ये था। एक और यहाँ पर मान लेते हैं ये पूना है, तो पूना का मेन होता था पेशवा। देखिए, तो इन सारे में मेन जो होता था वो पेशवा होता था, मेन यहाँ पर सेंटर होता था। अब आप समझिए, ये परिसंघ के हिस्सा थे, ये कंट्रोल करते थे ये पूरा एरिया को, फिर कंट्रोल करेंगे, ये कुछ एरिया को कंट्रोल करेंगे, ये कुछ एरिया को कंट्रोल करेंगे, और ये भी कुछ एरिया को, और ये भी कुछ एरिया को, और ये इस पूरे एरिया को कंट्रोल करेंगे। तो इससे एक मतलब इस तरीके से मतलब प्रशासन चलता था। तो जब इस तरीके से प्रशासन चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं। अब हमने बताया ये परिसंघ का सामंती हो जाना। सामंती क्या होता है? अब ये जब कमजोर होगा ना पेशवा, तो ये कहेगा ये एरिया हमारा, ये कहेगा ये एरिया हमारा, ये हमारा, ये हमारा। अब सब अपने आप महत्वाकांक्षी होते गए और अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। जैसे कैसे मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, तो बंगाल अपना स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, अवध अपना, हैदराबाद अपना, मराठा अपने कर रहे हैं। ये हालांकि ये तो विद्रोही शासक थे, इनकी बात नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, तो सब लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कमज़ोर हो चुका है। तो ये मेन थे। तो ये सामंती हो गए, सामंतवाद का विचार रखने लगे। इसलिए अब देखिए, अब जब ये लड़ने जाता है उत्तर की तरफ, तो ये पांचों में से कोई साथ दे नहीं रहा। हो सकता है एक साथ भी दिया, ये भी साथ दिया, लेकिन ऊपर बस साथ दे रहा है, डर के मारे, खुल के साथ नहीं दे पा रहा। क्यों? सामंती हो गया। बोल रहा है क्या? चौथ भी दे तुमको, सब कुछ तुमको दे, टैक्स भी दे, और फिर अपनी सेना भी दे, और खुद भी जाए, मर जाए। क्यों करे भाई? तो ऐसा था। ठीक है। तो ये एक बड़ा गलती मराठा का विफल होने में, सबसे बड़ा गलती। ठीक है, कंट्रोलिंग नहीं हो पाया। और भी कई सारे कारण हैं। देखिए, यहाँ पर तो होलकर ने यहाँ तक कहा था, हमने नहीं कहा, होलकर ने कहा कि सदाशिव राव भाव के द्वारा, सदाशिव राव, यदि अभी पानीपत का 1761 में युद्ध हुआ था ना अब्दाली के साथ, 14 जनवरी 1761 में अब्दाली के साथ युद्ध हुआ, जिसमें सदाशिव राव भाव हार गए। तो सदाशिव राव भाव जब जा रहे थे, तो ये होलकर को जब बोले कि चलो साथ में, तो जा तो रहा था, लेकिन यहाँ तक इसने कहा कि ये पंडित यदि जीत गया ना, इसे मराठा लोग पंडित होते थे। ठीक है, ये पेशवा लोग पंडित होते थे, ब्राह्मण, ये लोग कुछ अन्य जाति के लोग थे, लेकिन ठीक है, हिंदू धर्मी थे। तो होलकर यहाँ तक बोले कि ये पंडित यदि जीत गया ना आज, तो अपनी धोती साफ करवाएगा हमसे। हमने नहीं कहा, होलकर साहब ने। ठीक है। तो मतलब सदाशिव राव भाव बड़ा ही घमंडी रूप का था। इसलिए तो देखिए स्थिति क्या बना, सामंती बना दिया पूरा। तीसरा कारण आप देख सकते हैं, तीसरा कारण मराठा का विफल होने का, कि कृषि और उद्योग का प्रोत्साहन नहीं मिला। कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिला। ठीक है। अब देखिए, व्यापार भी आप यहां पर लिख सकते हैं, व्यापार को भी।
अब आप समझिए ना, उद्योग होगा तो व्यापार तो होगा ही, वो अलग चीज़ है। तो आप समझिए कृषि को जब प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, मराठा जब जीते थे तो कृष्णा और यहाँ पर कृष्णा नदी दक्षिण में, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब था, दोआब क्या होता है, दोआब क्या होता है, तो देखिए ये मान लेते हैं ये कृष्णा नदी है, ठीक है, और यहाँ से ये तुंगभद्रा नदी गुजर रहा है, ठीक है, ये कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा नदी। तो ये जो इलाका है ना, ये दोआब कहता है। ये इलाका बहुत ही उपजाऊ होता है, कृषि के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो यहाँ पर मराठों ने खेती करना स्टार्ट नहीं किया, कृषि पर ध्यान नहीं दिया, तो इनकम कहाँ से आएगा, इनकम नहीं आएगा। दूसरा, गंगा यमुना के पास, ये गंगा है, ये यमुना है, ठीक है, तो गंगा यमुना का दोआब, यहाँ पर भी कृषि का उपजाऊ भूमि, यहाँ पर भी खेती पर ध्यान नहीं, उद्योगों पर ध्यान नहीं, व्यापार पर ध्यान नहीं, तो इनकम कहाँ से आएगा, इनकम जनरेट नहीं हो रहा। इकोनॉमी में एक बात आप ध्यान रखिए, इकोनॉमी के हिसाब से, यदि आपको ग्रोथ करना है, यदि आपको आर्थिक मजबूती चाहिए, तो आप प्रोडक्शन पर ध्यान दीजिए। प्रोडक्शन, उत्पादन सबसे बेहतरीन चीज़ होता है किसी भी जगह को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए। तो प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया, कृषि, उद्योग, व्यापार कुछ पर ध्यान नहीं देता, कहाँ से आर्थिक मजबूती आएगा, आर्थिक मजबूती है ही नहीं। खाने को दिक्कत हो जाता था जब सेना लेकर के जा रहे हैं, तो सपोर्ट की जरूरत होता है उनको, तो दिक्कत तो था ना। अब जब दिक्कत है तो है, ये लोग बस लूट के माल खाना चाह रहे थे। इनको इसलिए रोमन साम्राज्य से कंपेयर किया जाता है। रोमन साम्राज्य, हमने बताया था कि 3-4 साम्राज्य थे, रोमन साम्राज्य, उज्बेक साम्राज्य, सफावी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ऐसे करके मुस्लिम साम्राज्य की बात किया था हमने। तो मतलब इससे कंपेयर किया जाता है। वैसे क्या है बताया, लूट के माल के खाने वाले, सिर्फ बस एरिया जीता, वहाँ से लूट करके जो धन लाए, कुछ दिन चला, फिर दूसरा एरिया जीता, वहाँ से लूट करके धन लाए, कुछ दिन चला, फिर वैसे कर, ऐसे कब तक चलेगा। अब प्रोडक्शन पर ध्यान देते तो आपका स्थिति कहीं और होता। तो ये दिक्कत था इनका विफल होने का। एक और विफलता कह सकते हैं, इन तीनों के वजह से एक जो और विफलता आता है, अनियमित कर, परिसंघों का सामंती होना और कृषि उद्योग पर ध्यान न देना। इन तीनों की वजह से एक दिक्कत और आया कि जब संकट आया, जब संकट काल के समय संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल, तो आप समझ सकते हैं संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए, मतलब सबको जुटा नहीं पाए। जो आसपास के जितने भी लोग थे ना, राजाओं को संगठित नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से जाइएगा, कहाँ से जीतिएगा। यूनिटी में पावर होता है, एकता में बल होता है। तो एकता तो बना नहीं पाए, नहीं बना पाने का कारण समझिए, अनियमित कर, परिसंघों का सामंती होना, बिना मतलब के उस पर टैक्स आरोपित करना, प्रोडक्शन पर ध्यान न देना, ये सब कारण हो ही सकते हैं। तो इन 3-4 कारण आप बता सकते हैं, और इसकी वजह से मराठा साम्राज्य का विफल होना तय था। अब देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये मध्यकाल का चीज़ है, नहीं बताना, लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं ताकि आगे आप क्वेश्चन ही ना पूछ पाए। हो सकता है आपका ये क्वेश्चन रहे कि सर अभी तो इतना टेक्नोलॉजी है, इतना संचार व्यवस्था है, रोड है, फ्लाइट के द्वारा भी, ट्रेन के द्वारा भी कई सारे संचार के व्यवस्था है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का व्यवस्था है, फिर भी सरकार को इतना दिक्कत होता है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो चीज़ें हैं, जैसे संचार व्यवस्था कैसे वो लोग करते थे, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था।
तो वो लोग कैसे इस तरीके से इतना मतलब कंट्रोल कर पाते होंगे, उतना दूर दूर जाना कैसे, घोड़ों से कितना दिन कंट्रोलिंग करना मुश्किल होता था ना, संचार व्यवस्था बड़ा मुश्किल होता था, तो आप कैसे कर सकते थे? इसका सिंपल आंसर है, देखिए आज जो सरकार है ना, सरकार आज जनता तक पहुंचती है, जनता तक जाना चाहती है, लेकिन उससे सरकार जनता तक नहीं जाना चाहता था। उस समय बस उनको बस जो राज्य जीता ना, जो राज्य जीत लिए उन राज्यों से बस उनको जीतना है, उनसे टैक्स वसूल कर लेना है, बस जनता से कोई मतलब नहीं था, ऐसा चलता था। देखिए मराठा ब्यूरोक्रेसी में यदि हम आपको बता दें तो थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता देते हैं केंद्रीय प्रशासन के बाद। देखिए मराठा में एक होता था केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, जो सेंटर में काम करता था। उसके अंदर में कई सारे सूबा आते थे, सूबा जिसको प्रांत भी कहते थे, ठीक है, प्रांत, ठीक, कई सारे सूबा आते थे, कई सारे सूबा होते थे, ठीक है। उस सूबा में होते थे सरकार, एक जिला से थोड़ा सा बड़ा आप समझ सकते हैं, इसको सरकार कहते थे। तो ऐसे कई सारे, एक सूबा में कई सारे सरकार होते थे, 10-12 सरकार होते थे। इस सरकार में होते थे परगना, और ये परगना भी लगभग 8-10 होते थे, ठीक है। ये परगना कंट्रोल करते थे ब्लॉक के स्तर पर नहीं, हालांकि उस समय तो परगना का मतलब एक जिला के आकार का समझिए तो। और परगना में होते थे जमींदार, हालांकि यहाँ जमींदार नहीं कर सकते। देखिए परगना हुए, इसमें कई सारे गांव होते थे, ठीक है, कई सारे परगना है, एक परगना में कई सारे गांव होते थे। अब ये परगना के जो अधिकारी होते थे, तो वो अधिकारी, परगना के अधिकारी गांव में जाते थे, वहाँ पर भू राजस्व का काम करते थे, वहाँ पर भूमि को नापना, राजस्व को फिक्स करना, ये सब परगना के अधिकारी का काम था। और बस फिक्स करते थे, और वहाँ के जो जमींदार होते थे गांव के, उनको वो दे देता था कि आप ही जो है वहाँ से टैक्स वसूल करके, भू राजस्व वसूल करके हमको दे दीजिए, आप 10% रख लीजिएगा, ठीक है, और आप बस हमको उतना 90% दे दीजिएगा परगना। फिर ऐसे करके यहाँ तक पहुँचता था। तो प्रोसेस इतना क्रिटिकल था। अब ये जो जमींदार को ना कहीं 10% मिलता था, कहीं 25% मिलता था। वही 25% जमींदार को जो मिलता था उसको चौथ कहते थे, और 10% जो मिलता था उसको सरदेशमुखी कहते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा मतलब मराठा ब्यूरोक्रेसी का ये मतलब थोड़ा सा प्रशासनिक विभाग का ये डिटेल्स था। वैसे यदि मराठा के बारे में, वैसे देखिए नादिर शाह के बारे में एक अलग से वीडियो हम आपको बताएंगे, क्योंकि नादिर शाह का थोड़ा सा देखिए ज़रूरी तो वैसे नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो जो बड़ा घटना है उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आपको पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके बताइए, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। हो सकता है अगले क्लास में उसका रिप्लाई दे दिया जाए, ठीक है। और एक और चीज़, आप जब वीडियो देख रहे हो ना, तो आप पार्ट बाय पार्ट देखो। फिर से मैं कह रहा हूँ, शुरुआत बाय शुरुआत देखो। पहले हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फिर फोर्थ क्लास, इस तरीके से एक सीरीज में आप देखने का प्रयास करो। आप उस पर लिखा होता है 7, 8, 9 नंबर ऐसे करके, आप उस तरीके से पार्ट बाय पार्ट देखो, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, शायद दिक्कत हो जाए, ठीक है। वैसे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दिक्कत तो होगा ही, जो भी हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।